हेलो बच्चों, तो आइए आज एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चूँकि हम लोग कोलम्बियन फोर्स पढ़ चुके हैं और कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो कोलम्बियन फोर्स काम करता है वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि दोनों प्लस प्लस चार्जेस है तो आपस में क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, और अगर प्लस माइनस होते तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस भी देख लो भाई। लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है बेटा, आइए पहला देखते हैं इसमें। कूलॉम्स लॉ इज नॉट, कूलॉम्स लॉ इज होल्ड only for point charges such as, जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वगैरह के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन वगैरह के लिए। क्योंकि बेटा पॉइंट चार्जेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसका एग्जांपल आपके सामने ये है कि जो न्यूक्लियस होता है, अरे भैया एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है, दोनों के बीच में यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करता है ना। तो दोनों सिंगल चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यही फोर्स काम करता है। अच्छा, अब ये लिख सकते हैं, दिस लॉ इज नॉट होल्ड, दिस लॉ इज नॉट होल्ड फॉर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, वॉट एवर चार्जेस, इनके लिए ये लॉ होल्ड नहीं होता बच्चों। रीज़न ये है बेटा, क्योंकि आप खुद सोचो, 1 माइक्रोकूलम में बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएगा, अरे सोचो भाई, Q = N × E। Q की वैल्यू आप मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम रखिए, तो Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम रख लीजिए, तो N की वैल्यू आपको निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना बेटा, और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ कर लीजिए। आप खुद सोच लो इसको, लगभग 10⁻⁻�6 कूलम N × और यहाँ 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज दिख रहा। अरे यार थोड़ा सा, ठीक है, ओके, तो इतने कूलम चार्ज, अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, तो आप N की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ आ जाएगा 1.6 10⁻⁻⁹। अच्छा सॉल्व करो इसको भैया, इसको सॉल्व करो, तो क्या ये, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो क्या ये N2/1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा और 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 10⁻13। देखो क्या इतना बड़ा चार्ज नहीं आएगा भाई, 10⁻13 चार्जेस, 10⁻13, क्या यार, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो कहाँ से कूलॉम्स लॉ लग जाएगा, दैट्स अ प्रूफ। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको रफ करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और इसमें लिमिटेशंस हैं, ये लिख दिया, एक लिमिटेशंस ऑफ और लिख लीजिए इसमें, ये थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा इसको आपको, तो तीसरा देख लीजिए इसकी लिमिटेशंस क्या है। दिस लॉ इज होल्ड, दिस लॉ इज होल्ड ओनली फॉर रेस्ट चार्ज, ठीक है बेटा, रेस्ट चार्ज के लिए ये नियम लगता है। तो हो गए इसके तीनों नियम। पहला क्या है, पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। दूसरा क्या है, बहुत बड़े चार्जेस के लिए नहीं लगता, जैसे 1 2 3 माइक्रोकूलम के लिए चार्ज नहीं फोर्स नहीं लगेगा, कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इसलिए। तीसरी बात कि ये हमेशा किसके लिए लगता है, रेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है, अच्छा एक अगर दिमाग में आपके सवाल आ रहा हो कि सर ये कोलम्बियन फोर्स
छोटी दूरी और बड़ी दूरी दोनों में से किसके लिए लगता है? तो मैं बता दूं कि कोलम्बियन लॉ जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से लेकर के लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक लगता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दोनों डिस्टेंस के लिए ये लॉ लगता है। ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब लिखते हैं अगली चीज़ कि प्रूव दैट कूलॉम्स लॉ होल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये क्या है? देखो बच्चों, जैसे मान लो आपको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि F1, अरे इस पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा 2, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे होल्ड करेगा भाई? देखो बेटा, हमें ये बताओ कि ये चार्ज भी किस में है? रेस्ट में है। ये चार्ज भी किस में है? रेस्ट में है, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो कोलम्बियन लॉ है ये रेस्ट चार्जेस के लिए होल्ड करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0, मतलब दोनों रेस्ट में है तो कोई एक्सेलरेशन इसमें है नहीं। अच्छा, न्यूटन्स सेकंड लॉ लगा दो, न्यूटन्स सेकंड लॉ लगा दीजिए। तो है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास और इनटू क्या? एक्सीलरेशन। दिख रहा है भाई? ठीक है, लास्ट तक पहुँचे हैं भाई। अच्छा बच्चों, नेट फोर्स बताओ कितना होगा? अरे इस पूरे सिस्टम पर बच्चा मेरे, ये पूरे सिस्टम पर बेटा बताओ कितना होगा नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर? तो है F1 प्लस का F2, ठीक है। दोनों पर नेट फोर्स कितना है? F1 प्लस का F2 बराबर इन दोनों का नेट चार्ज कितना है, सॉरी नेट मास कितना है m, और एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि रेस्ट में है। तो बताइए, यहाँ हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 0, है ना बेटा? तो F1 बराबर क्या? F2। देखिए बराबर आ गया। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है ना? एंड मैग्नीट्यूड क्या है? अरे मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो जब दो फोर्स एक दूसरे के बराबर हों और अपोजिट हों तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ होता है? थर्ड लॉ होता है। बस यहीं से प्रूफ हो गया, थर्ड लॉ होल्ड कर रहा है। कारण बस यहीं से आसानी से निकाल सकते हैं। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर F1 प्लस F2 है, m इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो F1 प्लस F2 बराबर 0, तो F1 बराबर, ओहो अरे डायरेक्टली माइनस का तो लगाओ। देखो, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन क्या है? माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका मतलब कौन सा लॉ है? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, वैलिड हो गया? ओके, दिख रहा है? ठीक, हो गया। अच्छा, अब आगे अगला काम हमारा ये है कि हम अभी तक जो पढ़े हैं वो कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब हम उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अरे भैया अभी तो पढ़ाना शुरू किए हैं। ठीक है, दिख रहा है भैया? ठीक है बेटा, देखना पड़ता है भाई कि दिख रहा है कि नहीं आपको। तो यहाँ पर है नहीं, मेहनत बेकार हो जाती है ना, पता चला आपको दिख ही नहीं रहा है। तो Q1 Q2 चार्ज है। अब ये बताओ, Q1 इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, जिसको आप लिखेंगे, बताइए कौन किस पे लगा रहा है? फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा? 1 लगा रहा, बाहर की तरफ है। अच्छा, इस वाले फोर्स की डिस्टेंस बताइए। अरे इस वाले फोर्स की डिस्टेंस बताओ यहाँ से बेटा। तो लिखेंगे R और 2 की और 1 से डिस्टेंस। और बेटा ये बताओ, इस वाले फोर्स की डिस्टेंस है तो इसको हम कैप से लिख सकते हैं। अब कैप का मतलब ये है कि भैया इस फोर्स की ये डायरेक्शन को बता रहा, इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा,
है ना, है ना। हाँ, अच्छा भाई, अब बताइए कि ये वाले पर ये फोर्स लगाएगा। अरे बेटा, इस वाले पर ये फोर्स लगाएगा ना, तो किस पर फोर्स लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा? 1 लगा रहा, ठीक है। अब इस वाले फोर्स की डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन तो यही लिखेंगे। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि इस वाले चार्ज पर, हाथ यहाँ रख रहे हो, बताइए वाला रहे, फिर से सुनिए, इस वाले चार्ज पर ये वाला फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किस पर लगेगा? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। डायरेक्शन बाहर की तरफ। अच्छा, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन बताओ, तो ऐसे ही तो लिखेंगे क्या? 1 की 2 से डिस्टेंस, ये देखो, ये इसकी डायरेक्शन है, लिख सकते हैं। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो तो आपको पता है भाई, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ऐसा, जो कि बराबर आर के होगा, है ना बेटा, आर के बराबर होगा। अब बताइए वेक्टर फॉर्म लिखना है, ये बताइए आपको ये पढ़ाया गया है कि नहीं? एन कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, पढ़ाया गया है ना बेटा। अरे डायरेक्शन बराबर फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये बताइए, इस वाले फोर्स के लिए लिखिए, इस वाले फोर्स के लिए, या इसके लिए लिखिए, किसी के लिए लिखिए, चलिए इसी के लिए लिख लेते हैं। तो ये बताइए इसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप 2 इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए कि ये वेक्टर, फुल वेक्टर लिखना है, तो फुल वेक्टर कितना है बच्चा? F12 वेक्टर अपॉन, अच्छा इस वाले का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में ऐसे लिखेंगे F12 बराबर इतना। बोर्ड छोटा है थोड़ा, मुझे बार बार रफ करना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। तो F12 और मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर अपॉन में F, लिख सकते हैं ना। अरे बेटा, यहाँ नोट करके लिख लेंगे, F12 का मैग्नीट्यूड जो होगा ये बराबर है F21 के मैग्नीट्यूड के। ये दिख रहा? अरे बड़ा हौच पौच हो गया है, कंफ्यूज ना होना। दिख रहा है भैया? मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, इसको रफ करें। यहाँ देख लो भाई, तो यहाँ क्या करें, ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। बेटा अब ये बता दो मेरे लाल, F का मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला था? अरे इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड यही तो लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर, और यहाँ R12 कैप। तो बोर्ड छोटा है यार, बार बार, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, हो गया कि नहीं मैग्नीट्यूड? ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स हो गया। तो क्या ये वेक्टर फॉर्म है? चेक करिए, हाँ ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों होती है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म है, कुछ नहीं करना। अच्छा सिमिलरली आप इस वाले फोर्स के लिए लिखिए, रफ कर दें। देखो बेटा, इस वाले फोर्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा F21 बराबर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, और डिस्टेंस बता दो बच्चों। अरे बेटा इसकी डिस्टेंस बताओ कहाँ है? ये है, यही सेम लिखो 21 का, ठीक है। अच्छा कहीं यहाँ पे क्यूब होगा, तो ज़रा वो क्यूब कैसे होगा, ज़रा वो भी देख लो बेटा मेरे लाल, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं जो है इस जगह पर कहीं क्यूब होता है, तो क्यूब कैसे होगा ज़रा वो भी समझ लीजिए। हो गया, इसको रफ करें, है ना, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए, तो क्यूब कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे ये कहें ये वाला फोर्स है और इस वाले फोर्स के लिए इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, यही तो यूनिट वेक्टर बेटा डायरेक्शन बताता है ना। अच्छा इसका अगर हम वेक्टर लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 2 1 ऐसा।
अरे इस यूनिट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड इस यूनिट वेक्टर का ये आप फुल वेक्टर इसका लिख सकते हैं। तो बताइए कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है F12 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इंटू, और ये वाला देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अरे यार यहाँ देखो इस जगह R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ R12 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा R12 कैप R12 फुल वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं, दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये देखो यहाँ लिखना भूल गए। तो बताओ यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिख सकते, अरे इसकी जगह पर ये लिख सकते हो ना, तो रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, बोर्ड छोटा है बार बार उसको लिखना पड़ रहा है, वहाँ पे करना पड़ रहा है ये। तो बताओ क्या हो जाएगा, R का क्यूब, और यहाँ हो गया बेटा देखो R12 वेक्टर, ये देखो F12। तो कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर ने इसे में हौच पौच करा दिया, हाँ तो मैंने करा दिया। यहाँ देखिए ये क्यूब कब आएगा बेटा, जब यहाँ फुल वेक्टर आएगा, डायरेक्शन का फुल वेक्टर आएगा तो यहाँ क्यूब आएगा। ओके, समझ गए बात को। तो फुल वेक्टर में बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। बस ये याद रखना ये जो फोर्स है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है, तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन को बता रहा। अब ये फुल वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये देखो मैग्नीट्यूड और ये वाला फोर्स और इसकी ये वाली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये फुल वेक्टर खत्म। मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन और इसका फुल वेक्टर। फार्मूला आपके पास यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। और अब एक लास्ट चीज़, उसके बाद ख़त्म। अब ये है इसमें कि ये है कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, टूट रहा है बोर्ड, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या चीज़ है बेटा। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में बेटा जैसे मान लो एक चार्ज ये Q है और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, अरे भाई Q1 वाला फोर्स लगाएगा F1, Q2 वाला फोर्स लगाएगा F2 और Q3 वाला फोर्स लगाएगा कितना, F3। तो सुपरपोजिशन का लॉ ये कहता है कि F1 वाला F2 को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, F2 वाला F3 पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, मतलब ये सब फोर्स एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the forces are independent from each other, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अरे यार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, बट द resultant of the forces, बस सबका यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लेना है हमको, वो यहाँ लिख देते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। दिख रहा है, क्लियर है, अरे यार ठीक, ओके बेटा। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब इनका वेक्टर क्वांटिटी से ही रिजल्टेंट निकलेगा, है ना, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा रखा है, वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें ये हो गया है, काम ख़त्म हो गया है इसका। अब ये हो गया आपका नेट फोर्स, जिसको आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो हो गया, समझ गया बात को क्या करना है। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये कहता है कि कोई भी फोर्स एक दूसरे पर अपना कोई
कोई भी फोर्स एक दूसरे पर अपना इफेक्ट नहीं डालेगा, और सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एज इट इज़ हम निकाल लेंगे, फिर चाहे उनका अंडर रूट निकालना पड़े चाहे उनको नॉर्मली ऐड करना पड़े। एक नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके, नहीं तो सवाल नहीं आएगा। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्सेस जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी आपको चार्जेस को विद साइन नहीं रखना है, याद रखना नोट करके। इन वेक्टर क्वांटिटी सिंस लिख देते हैं, सिंस द फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटी so the charges, the value of charges will not kept with the sign in numericals। ठीक है बेटा, याद रहेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसमें भी साइन रखा जाता है ना, तो यहाँ लिख दें, इसको रफ कर दें, याद रहेगा। बट इन स्केलर quantities the value of charges will kept with sign such as potential and potential energy। राइटिंग तो मैं डॉक्टर बनने वाला था मगर बन नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिएगा। तो और इसमें लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फोर्स भैया गरीब आदमी है, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, ठीक है, हो गया ख़त्म। अब भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको समझना। देखिए ऐसा है कि वीडियो भी बहुत क्लियर नहीं होगी क्योंकि बहुत हाईलाइट जो है वो बहुत हाई लेवल का कैमरा वगैरह नहीं लगा है, और थोड़ा सा चूँकि अभी ये स्टार्टिंग है तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 19-20, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मौजूद नहीं होते सामने, तो थोड़ा सा पढ़ाने में भी हेजिटेशन क्रिएट होता है। तो इस वजह से कोई बात नहीं, धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगा इंशाल्लाह। बट अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर भी देखिए क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए, बाकी ये एक बार हो जाएगा, थोड़ा रनिंग में आ जाएगा, और उसके बाद फिर से सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह फिर से रिवाइज़ करेंगे और बढ़िया से चीज़ों को सब लगाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और साथ में जो नीट वाले जो सवाल आए हुए हैं और जो नीट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम जब इधर ये पूरा लेक्चर हो जाएगा तो उसके बाद वो भी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह डालेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं मैसेज, और उसका रिप्लाई इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।